पाकिस्तान आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया, जिसे हम कलेक्टिवली आजकल ये 7 ममालिक हैं, इसे कलेक्टिवली हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते थे। हमने इनकी हिस्ट्री से स्टार्ट किया था और हमारे 5 से 6 लेक्चर्स हुए हैं किस पे, जिसमें हमने इनकी सारी हिस्ट्री कवर की है। आज जो चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। इस पे एक ही लेक्चर होगा। आप लोगों ने मेरे साथ ये चंद बातें समझ लेनी है, आपको पाकिस्तान का मैप और ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। ये जो हमारे पास जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, आपको तो जियो का मतलब होता है ज़मीन और ग्राफ का मतलब होता है पैमाइश, लेकिन टेक्निकली जियोग्राफी एक सब्जेक्ट का नाम है जिसके अंदर सिर्फ हम ज़मीन की पैमाइश नहीं करते, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व्ड हैं। हम शेयर करते हैं आपके साथ। देखिएगा ज़रा मेरे साथ। पाकिस्तान का मैप अगर देखें, ये मैं फ्री हैंड मैप बना रहा हूँ, इस पे हंसना नहीं है। पाकिस्तान का मैप रफली इस तरह का, जिस मैप के अंदर हमारे पास एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम लोग इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके ऊपर आपके पास कुछ एरिया ऐसा है, यहाँ से यूँ कह लें, जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। फिर एक रीजन ऐसा है जिसे हम कहते हैं, जो हमारा जिसे प्रोविंशियल स्टेटस दिया है, प्रोविंस नहीं है, उसे हमने नाम दिया है जीबी का। ये जो जीबी है, इसके साथ ये जो पाकिस्तान का ये यहाँ पे एक सूबा है, इसको हम कहते हैं पंजाब। यहाँ पे एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है इस्लामाबाद, जो हमारा कैपिटल है। ये हमारा केपी है, ये बलूचिस्तान है, और ये आपका सिंध। मैप को देखिएगा ज़रा गौर से। मैं ये जो ग्रीन पेन यूज़ करने जा रहा हूँ, इस ग्रीन पेन में आपको नज़र आएगा कि हमारे यहाँ पे पहाड़ कौन कौन से हैं। तो हमारे यहाँ पे एक पहाड़ों का सिलसिला है जो इस तरह से इस सारी लाइन में सीधा सीधा जा रहा है। इसे हम कहते हैं हिमालय रेंज। कराक्रम और हिमालय दोनों साथ साथ चलती हैं। इसके साथ ही एक दूसरी यहाँ पे है, ये कराक्रम प्लस हिमालय, 2 रेंजेस हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कराक्रम की सबसे बड़ी चोटी आपने K2 नाम सुना होगा। इसके बाद एक रेंज है हमारे पास यहाँ पे इस रीजन में, इसे हम कहते हैं हिंदू कश। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, कि चूँकि यहाँ से हमेशा हिंदुस्तान की तरफ हमलावर आते थे तो हिंदू कश ऐसे याद कर लें, अफ़गानिस्तान साइड से आते थे। यहाँ पे आपका बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पे आपकी वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस आती हैं। इस जगह पे आपकी एक माउंटेन रेंज है जिसे आप कहते हैं केपी के अंदर ही, जिसे आप कहते हैं कोहे सफ़ेद। इसके साथ यहाँ पे कुछ हिल्स हैं, छोटी छोटी रेंजेस हैं, इन्हें हम कहते हैं वज़ीरिस्तान हिल्स। एक यहाँ पे आपके पंजाब के और केपी के और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ पे हिल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कोहे सुलेमान। ये जो फोर्ट मिनू डीजी खान के पास है, ज़ौब का एरिया बलूचिस्तान में इसमें लगता है। एक यहाँ सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ पे करके माउंटेन रेंज है जिसे हम कहते हैं कोहे कीरथर। तो हमारे यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, इनको आप देखें तो आपको नज़र आएगा मैप के अंदर। आपको पता है सबसे पहले हम लोग ऊपर नॉर्थ बनाते हैं, नीचे साउथ बनाते हैं, इधर वेस्ट बनाते हैं और इधर ईस्ट बनाते हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। यहाँ पे जो आपको नॉर्थ नज़र आ रहा है, इनको हम कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, और ये जो सारी नीचे को माउंटेन रेंजेस आ रही है, इनको हम कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न, और इन सबको कहते हैं
वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त 3 तरह की माउंटेन रेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। पहली का नाम क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। दूसरी का नाम क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तीसरी कौन सी है? वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। ये 3 तरह की माउंटेन रेंजेस हमारे मुल्क में पाई जाती हैं। ये जो आपका इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ब्लैक के साथ ड्रा करूँगा, नो इनफैक्ट ब्लू के साथ ड्रा करूँगा। आपका ये जो मुल्क है, इस मुल्क के अंदर जितने भी, यहाँ पे एक सूबा है इंडिया का जिसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लेक है, उस लेक से निकलता है दरियाए सिंध। ये जो ब्लू से मैंने बनाया है, इसे आप दरियाए सिंध कह लें। दरियाए सिंध के ईस्ट साइड पे भी दरिया हैं छोटे छोटे, और वेस्ट साइड पे भी दरिया हैं। जो ईस्ट साइड पे दरिया हैं, इनको हम कहते हैं ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। जो इस साइड पे दरिया हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। और जो इस साइड पे, इनको हम कहते हैं वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ट्रिब्यूटरी और रिवर में फ़र्क ये होता है कि रिवर जो है वो समंदर में गिरता है और ट्रिब्यूटरी किसी दूसरे दरिया में गिरती है। ये बात समझ आई है? ट्रिब्यूटरी और रिवर के अंदर फ़र्क ये है कि जो रिवर है वो जाके गिरेगा कहाँ पे? इसमें ज्योग्राफी के अंदर, दरिया के अंदर। और ट्रिब्यूटरी जो होगी वो किसी दूसरे दरिया के अंदर गिरती है। तो हमारे यहाँ पे इसकी आपने देखना है, इसके यहाँ पे मैं ये साथ सिर्फ ड्रा कर रहा हूँ। जो इंडस रिवर है हमारा, इंडस रिवर की 2 तरह की ट्रिब्यूटरीज हैं, एक हैं वेस्टर्न और दूसरी हैं ईस्टर्न। दरियाए कुर्रम, दरियाए गोमल, दरियाए सवात, दरियाए और इस तरह के छोटे छोटे दरिया हैं, वो सारे के सारे गिरते हैं किसमें? दरियाए सिंध के अंदर। और यहाँ पे जो ईस्टर्न है, इसमें कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 पे झेलम, नंबर 2 पे चिनाब, नंबर 3 पे रावी, नंबर 4 पे सतलुज, नंबर 5 पे ब्यास। ये मैं अभी दरिया बना के दिखाऊंगा। जब हमने माउंटेन्स की तैयारी करनी है तो आपने इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसके अंदर आपको 2 नज़र आएंगी। एक का नाम होगा कराक्रम और दूसरी का नाम होगा हिमालय। हिमालय के आगे 3-4 टाइप्स हैं, जिनमें आपकी एक साल्ट रेंज आती है और दीगर इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, लोअर सिवेलिक्स और इस तरह इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसके लिए मैं आपको PDF फाइल भी सेंड कर दूंगा। PDF फाइल मेरे पास इसकी पूरी बनी पड़ी है। कराक्रम जो रेंज है, इसके अंदर आपने कैसे प्रिपेयर करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं अपने कराक्रम रेंज के? आपने जाना है, यहाँ पे हेडिंग देनी है कराक्रम रेंज, और इस कराक्रम रेंज के आपने लिखना है हाईएस्ट माउंटेन। अपने जो नोट्स खुद बनाने हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा इसका? K2। K2 से मुतल्लिका कौन कौन से MCQs आते होते हैं? K2 से मुतल्लिका उसकी क्या आती है? हाइट आती है, सतह समंदर से इसकी हाइट कितनी है। फिर क्या आता है जी? नंबर 2 पे इसका नेम। क्या नेम है इसका? गुडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये आपने हाइट फीट्स में भी याद करनी है और मीटर्स में भी याद करनी है और किलोमीटर्स में भी याद करनी है। तीनों जो है ये सवाल आते होते हैं।
फिर इसी कराक्रम माउंटेन रेंज की आपने एवरेज हाइट याद करनी है। फिर इसके आपने इसी कराक्रम माउंटेन रेंज के अंदर देखना है इफ़ देयर आर एनी ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स तो नहीं है इस रेंज के अंदर, वो आपने देखने हैं। कराक्रम में, हिमालय में अगर कोई है तो वो देखना है, और फिर उस ग्लेशियर का आपने नेम देखना है, और फिर उसकी नंबर 2 पे लेंथ देखनी है। नेम देखना और लेंथ देखनी है। इस तरह से आपने कराक्रम के अपने नोट्स बनाने हैं, इसी तरह से हिमालय के बनाने हैं, इसी तरह से आपने नॉर्थ वेस्टर्न में हिंदुकुश के बनाने हैं, इसी तरह वेस्टर्न के अंदर आपने वेस्टर्न के अंदर वजीरिस्तान हिल्स, उसके बाद कोहे सफ़ेद कुरम एजेंसी में, उसके बाद आपकी कोहे सुलेमान डीजी खान के पास, इस तरह कोहे कीर्थर आपकी सिंध और बलूचिस्तान में हब डैम के साथ। ठीक हो गया। फिर जब ये चीज़ें आपने सारी देख ली, फिर आपने देखना है कि इस एरिया में लेक्स कौन कौन सी हैं। मसलन इसी में कराक्रम माउंटेन रेंज की और इसके हिमालय माउंटेन रेंज के दरमियान में एक लेक है, पीएमएस के पेपर में एमसीक्यू आया था उसका। उस लेक का नाम है कचूरा लेक। अब कचूरा लेक डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में आती है, तो इसलिए मुझे पता था, चूँकि मैं वहाँ कचूरा में एक दफ़ा जा चुका था। ये जो शंग्रीला, ये शायद इस तरह कोई एक बड़ा मशहूर ट्रैवल डेस्टिनेशन है, वहाँ पे कचूरा एक गांव का नाम है, उसके साथ लेक है। तो आपने उसकी लेक्स भी चेक करनी है, ग्लेशियर्स के साथ साथ इसके अंदर लेक्स कौन कौन सी हैं। और ये जो लेक्स होती हैं ना, ये कैसे बनती हैं, ये ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से बनती हैं। और उन लेक्स को जब आप देखेंगे तो उन लेक से जो पानी निकलेगा वो कहाँ जाएगा, आपके दरियाओं के अंदर। गॉट इट। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा दरिया है, ये आपने माउंटेन रेंजेस इस तरह से तैयार करनी है। फिर इनके अंदर होते हैं पासिस। पासिस क्या चीज़ होती है, पासिस होते हैं नेचुरल जो गुजरगाहें होती हैं बिटवीन 2 डिफरेंट एरियाज़। जैसे बाबूसर टॉप है, तो ये केपी को मिलाता है। यहाँ पे जब आप जीबी में एंटर होते हैं तो इस जगह पे करके क्या आएगा, बाबूसर टॉप आएगा। बाबूसर जो है ये केपी को मिलाता है किसके साथ, गिलगित बल्तिस्तान के साथ, बाबूसर टॉप। तो ये जो बाबूसर टॉप है केपी को गिलगित बल्तिस्तान से मिलाता है। ऐसे ही आपने देखना है कौन कौन से पासिस हैं। ठीक है ना। ये अपने नोट्स आपने खुद बनाने हैं। ये मैं आपको कहूँ ना, मैं बोलता जो यहाँ खड़े हो गए तो वो तो कोई भी बंदा पढ़ सकता है। तो इस तरह से जब आप नोट्स बनाएंगे कराक्रम के, हिमालय के, हिंदुकुश के, वजीरिस्तान के, कोहे सफ़ेद के, कोहे सुलेमान के, कोहे कीर्थर के, तो तब फिर जाके आपकी तैयारी होगी। ठीक है ना। ये इन सारी आपने अपने नोट्स खुद बना लेने हैं। नंबर 2 पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आते हैं दरिया। मैं अब दरियाओं को बनाने लगा हूँ। फिर दरियाओं में क्या क्या चीज़ें याद करनी है वो बताऊँगा। देखिएगा ज़रा, मैंने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास बड़ा दरिया है वो कौन सा है, जिस दरिया से जो कि एक लेक से निकलता है। वो जो लेक है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ से ये दाखिल होता है गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ केपी में, केपी से पंजाब में, और पंजाब से सिंध में। इसे आप कहते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर से मुतल्लिका जो इम्पॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए, मैंने बताया कि इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये जो 2 हिस्से होंगे, इन 2 हिस्सों में एक आपकी कौन सी हैं, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और एक कौन सी हैं आपकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ हैं। पहले मैं आपको ईस्टर्न बताता हूँ, फिर वेस्टर्न का तरीका बताता हूँ। हमारे यहाँ पे ये जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसमें से इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है वो मैं ग्रीन से बनाऊँगा। यहाँ से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में से 2 दरिया निकलते हैं। एक का नाम है दरियाए नीलम और एक का नाम है दरियाए जेहलम। 2 दरियाएं, दरियाए नीलम और दरियाए जेहलम, दोनों कश्मीर से निकलते हैं। इन दोनों दरियाओं के ये आपस में मिलते हैं कश्मीर के अंदर ही एक जगह है, वहाँ पे आपस में मिलते हैं। और जहाँ पे ये आपस में मिलते हैं तो फिर ये आगे जाके चलते चलते
ये दरिया आगे जलना शुरू हो जाता है। इसे आप कहते हैं नीलम और झेलम जो है, इसे आप आपस में यहाँ पे जब पाकिस्तान में दाखिल होता है तो वहाँ पे इसका नाम क्या है, झेलम। ठीक है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर एंटर होते हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहाँ से होते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बताऊँ कि इंडिया ने यहाँ पे पानी रोक के दरियाए नीलम से, या दरिया ये ऊपर नीचे हो गया मेरे ख्याल है, ऊपर झेलम है नीचे नीलम है, तो एक यहाँ पे नहर सी बनाई है और वहाँ से उसके ज़रिए से पानी का रास्ता उन्होंने तब्दील किया। ये जो पानी का रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक तब्दील किया, इसे कहते हैं किशन गंगा डैम का। वो जो किशन गंगा डैम आपने सुना होगा, पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी गया था इसका केस लेके। तो बेसिकली वो क्या मामला था कि ऊपर वाले दरिया से पानी उन्होंने नीचे वाले दरिया में पानी दे के यहाँ पे जो एरियाज़ थे, इन एरियाज़ को सैराब करने की कोशिश की थी। ठीक है ना, और एक मखसूस अमाउंट तक उन्होंने उसको बिल्ड कर लिया। पाकिस्तान उसका केस ले गया कि जनाब यहाँ पे नहीं बना सकते। उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक मिक्स सा फैसला दिया, उसने इंडिया को भी खुश कर दिया, पाकिस्तान को भी खुश कर दिया। इंडिया से कहा कि आप इसकी लेंथ जो है वो कम कर दें, इससे पाकिस्तान खुश हो गया और इंडिया को जो है ना इजाज़त भी दे दी बनाने की, उससे इंडिया खुश हो गया। तो ये जो आपका यहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट था, कौन सा था, किशन गंगा वाटर प्रोजेक्ट, वो इस तरह से। दूसरा दरियाए झेलम, झेलम के नीचे तीसरा दरिया आता है जिसका नाम है दरियाए चनाब। दरियाए चनाब जो है, दरियाए चनाब जो है ये भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में से आ रहा। दरियाए चनाब भी, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे आप कहते हैं चिनाब फार्मूला। ये मुशर्रफ ने दिया था चिनाब फार्मूला। इसने कहा था कि कश्मीर का मसला हम हल करते हैं, ऐसा करो कि चिनाब दरिया के जो इधर वाली साइड है ये हमें दे दो और उधर वाली साइड जो अपने वाली साइड है वो तुम रख लो। दरियाए चिनाब जो है ना वो इस तरह से है कि उसकी एक साइड क्या करो, इंडिया रख ले, और एक साइड जो पाकिस्तान वाली साइड है वो पाकिस्तान रख लेता, जहाँ तक पाकिस्तान में एंटर नहीं होता। ऐसे था ये कुछ। ये झेलम और चिनाब जो है, यहाँ पे है चिनाब। ये झेलम और चिनाब आपस में जिस जगह पे मिलते हैं ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट झंग। यहाँ पे कौन सा, झंग में कौन सा इलाका है, उसका उस जगह का नाम है हेड त्रिमू। ठीक है जी, हेड त्रिमू। इसके बाद हमारे पास जो दरिया है उस दरिया का नाम है रावी रिवर। ये जो हमारे लाहौर के नज़दीक ऊपर से दाखिल होता है, यहाँ पे हमारे, इसका नाम क्या है, रावी रिवर। और ये जो रावी है, ये रावी और चिनाब के दरमियान हमारे कौन से इलाके आते हैं, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, ये वाले एरियाज़ जो है, ननकाना साहब, ये सारे रावी के साथ साथ आते हैं। रावी से नीचे जो हमारे पास दरिया है, रावी से नीचे जो हमारे पास दरिया है ये भी इंडिया से आ रहा है और इस दरिया को हम लोग कहते हैं सतलुज। और यहाँ पे कसूर के पास एक दरिया एंटर होकर वापस यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसे कहते हैं ब्यास, इसे कहते हैं सतलुज। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आके ये दोनों दरिया मिल रहे हैं। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे जाके 5 दरिया मिलते हैं। ये जो 5 दरियाओं के मिलने वाली जगह है, इस जगह का नाम है हेड पंजनद। और ये हेड पंजनद कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, तहसील अलीपुर में, उच्च शरीफ के पास, डिस्ट्रिक्ट बावलपुर के उच्च शरीफ के पास। ये फिर दरिया यहाँ से आके मिठन कोट के पास दोबारा दरियाए सिंध में गिर जाते हैं। ये जो इतना हिस्सा मैंने बनाया है यहाँ पे, इसको मैं ये ब्लू के साथ कॉर्डन करने लगा हूँ। ये जो हिस्सा है इसमें से ये ऊपर वाला पहला पहाड़ी हिस्सा निकाल दें, इसके बाद नीचे पोठवार का रीजन निकाल दें, और इसके बाद ये जो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये जो हिस्सा है इसे हम लोग कलेक्टिवली अपर इंडस प्लेन कहते हैं। इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं, अपर इंडस प्लेन। इसके बाद आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे ये है दरियाए सिंध, ये है दरियाए झेलम,
सिंध और झेलम के दरमियान ये जो जगह बनती है इसे हम कहते हैं दोआबा। किसी भी दो दरियाओं के दरमियान जो जगह होगी उसे हम कहते हैं दोआबा। तो सिंध और झेलम के दरमियान जो दोआबा है इसका नाम है सिंध सागर दोआब। ठीक है जी, सिंध सागर दोआब। ये किस किस के दरमियान है? झेलम के और सिंध के दरमियान है। फिर झेलम और चिनाब के दरमियान है चज दोआब। क्या नाम है इसका? चज दोआब। इस तरह रावी में रे ले लें, यहाँ से चना ले लें, तो इसका नाम क्या है? रचना दोआब। रचना में हमारे कौन से दोआब में कौन कौन से ज़िले आते हैं? सरगोदा और मंडी बौद्दीन, ये रचना में आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास रावी और सतलुज के दरमियान का ये जो इलाका है इसको हम लोग बारों का इलाका कहते हैं। बारों में यहाँ पे हमारे जो मशहूर बार रहे हैं उनमें एक बार है जो फैसलाबाद के पास है, उसे हम कहते हैं सांदल बार। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में जो बार है उसे कहते हैं नीली बार। ठीक है, नीली रावी नस्ल की भैंस से आपने नाम सुना होगा, वो नीली बार की वजह से। सांदल बार ये फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, इन ऊपर वाले एरियाज़ को नीली बार किसे कहते हैं? ये आपका एरिया है जो साहिवाल पाकपतन का एरिया, इसको नीली बार कहते हैं। बहावल नगर का एरिया भी इसमें साथ शामिल होगा। इसके बाद आपके पास सतलुज और इसका ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा। इसमें सांदल बार, नीली बार और एक और भी बार थी, मेरे ज़हन से उतर के देखिएगा बार्स कौन कौन सी हैं। इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? इंडस वाटर प्लेन। और ये कौन सा है? अपर इंडस वाटर प्लेन है, अपर इंडस प्लेन है, सॉरी अपर इंडस प्लेन कहते हैं इसको, यानी दरियाए सिंध का बालाई या अपर हिस्सा इसको हम कहते हैं। और ये सबसे ज़रखेज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे इस दरिया के ऊपर दो मसले हैं। किसी भी दरिया पे हमेशा मसाइल होते हैं। इस दरिया के पानी पे दो मसले हैं, एक है इंटरनेशनल नोयत का और एक है हमारा इंटर-स्टेट लेवल का इस दरिया पे। तो जब भी कोई मसला होता है उस मसले को हल करने के लिए कोई मुआहदा होता है। तो इंडस वाटर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इनके दरमियान पानी का मसला हल करने के लिए एक मुआहदा साइन हुआ अयूब खान के दौर में, जिसे आप कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध-तास मुआहदा 1960 में। ये जो सिंध-तास मुआहदा था, इस मुआहदे के अंदर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये जो नीचे के तीन दरिया हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये किसको दे दिए जाएंगे? इंडिया को। और ये जो ऊपर के तीन दरिया हैं, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, तो यहाँ पे इंडिया को कौन से मिल गए? 1, 2 और 3 दरिया, सतलुज, ब्यास और रावी। और पाकिस्तान को कौन से मिले? चिनाब, झेलम और सिंध। ये तीन दरिया हमें मिल गए। हमने ये तीन दरिया ले लिए और ये दरिया लेने के बाद हम लोग बड़े खुश हुए। हम जब दरिया लेने के बाद बहुत खुश हुए तो हमने पहला काम जो किया वो ये किया कि हमने इसके ऊपर ये जो दरिया सिंध आ रहा था, जैसे ये इंडिया इसमें केपी में एंटर हुआ, केपी के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है ज़िला सवाबी, उसकी एक तहसील है टोपाई। उस सवाबी की तहसील टोपाई के अंदर हमने एक डैम बनाया जिस डैम का नाम है तरबेला डैम। इस डैम का क्या नाम है? तरबेला डैम। आपने देखना है तरबेला डैम जो है इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, MCQs के लिए याद जो करनी है। नंबर 2, इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे है। नंबर 3, इससे कितनी बिजली पैदा होती है। नंबर 4, इसके बारे में MCQ आता होता है कि ये मड मेड दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। मड मेड अर्थफील्ड, यानी अर्थफील्ड सबसे बड़ा डैम है। इसके बाद दूसरा हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो झेलम और यहाँ पे इस जगह पे करके हमने एक और डैम बनाया दरिया झेलम के ऊपर, जिसे आप मंगला डैम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मंगला डैम। यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको बतानी है, वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डैम एंड हेडवर्क्स। डैम और हेडवर्क्स के दरमियान क्या डिफरेंस है? तीसरी चीज़ यहाँ पे साथ और भी लिख दूँ, बैराज। डैम क्या होता है जी? ऐसी जगह जहाँ पे हम पानी स्टोर करते हैं, पानी स्टोर करने के लिए, ठीक है। हेडवर्क्स जहाँ पे दो दरिया आपस में मिलते हैं,
और बैराज ऐसी जगह जहाँ से आप पानी का रुख तब्दील करके नहरें निकालते हो। हेडवर्क्स जहाँ पे दो हेड त्रिमु नहीं, जैसे जहाँ पे दो दरिया मिल रहे हैं तो हेड त्रिमु बन गया। इस तरह से हेड सिधनाई है आपका और दीगर हेड पांच नद है, जहाँ बाकी पांच दरिया आके मिल रहे हैं। जहाँ दरिया आपस में मिलेंगे उस जगह को कहेंगे हेडवर्क्स। जहाँ पे नहरें निकाली जाएंगी दरियाओं में, उसे क्या कहेंगे? बैराज। और तीसरी जगह कौन सी है? डैम। और ये जो डैम है ये पानी को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है जी, डैम का बुनियादी मकसद पानी स्टोर करना। हेडवर्क्स जो है ये क्या होता है? जहाँ पे दरिया दो आपस में जुड़ते हैं। और बैराज क्या होता है? जहाँ पे आप पानी को तो रोक के तो नहरें निकालते हो, इसे आप क्या कहते हो? बैराज। मैं इसको ज़रा मिटाने लगा हूँ, आगे चलते हैं हम। ये हमारा अपर इंडस प्लेन है। आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर कितने डैम हैं, कितने हेडवर्क्स हैं और कितने बैराज हैं। ये तीनों चीज़ें आपने चेक करनी है, डैम कितने हैं, हेडवर्क्स कितने हैं और बैराज कितने हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे मुल्क के अंदर यहाँ पे इन एरियाज़ को सैराब कर, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? इस साइड पे इंडिया है, इस साइड पे कौन है? अफ़गानिस्तान है। यहाँ पे कौन है? ईरान है। और यहाँ पे आपका बहरा अरब है। डियर स्टूडेंट्स, ये जब आप देखते हो यहाँ पे हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ। इंडिया की जो आर्मी है उसकी तादाद हमारी आर्मी से बहुत ज़्यादा है। जब इंडिया की आर्मी की तादाद हमारी आर्मी से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? अपना जो, अगर वो हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं और ट्रेडिशनल वॉर होती है, तो इस ट्रेडिशनल वॉर के लिए हम क्या करेंगे? इन दरियाओं के ऊपर जो पुल हैं उनको तोड़ेंगे, ताकि अगर वो एक इलाके में आ गए तो दूसरे में ना आ सके, दूसरे में आ गए तीसरे में ना आ सके, तीसरे में आए चौथे में ना आए, यहाँ पर अगर आ जाए तो इधर इस्लामाबाद तक ना पहुँच जाए। मतलब हम ये क्या करेंगे? बैराजों को तोड़ेंगे। ये इसे वार स्ट्रेटजी कहते हैं। तो ये जो बैराजों की सारा तोड़ना और इनके ऊपर कंट्रोल रखना, ये सारा का सारा जिसके ज़िम्मे है ना, उस इदारे का नाम है वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। पानी बिजली भी इन्होंने बनानी है और वाटर की वो जो सारी तरसील है, ऊपर स्टोरेज है, वो भी इन्होंने करनी है। तो वापडा जो है ये स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का इदारा है, इसीलिए आमतौर पर जो इसका हेड होता है वो किसी जर्नैल को लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये वापडा इसलिए लगाया जाता है। अच्छा, बताने वाला मैं ये था आपसे। अब हमने क्या किया? हमारे यहाँ पे एक मसला था। मसला ये था कि जनाब झेलम में, चिनाब में और सिंध में तो पानी है, लेकिन जो हमारा सबसे ज़्यादा, जहाँ से हमारी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है वो एरियाज़ तो ये हैं नीली बार, सांदल बार, सतलुज के कुछ इलाके और यहाँ पे आपके ये रचना के इलाके। अब यहाँ पे तो पानी नहीं है, तो हमने क्या किया? यहाँ चिनाब से नहरें निकाली रावी में पानी डालने के लिए, और इसी तरह से मुख्तलिफ नहरें जो निकाली गई, इन नहरों के ज़रिए से हमने क्या किया? अपने रावी को भरने की ट्राई की। इसी तरह सतलुज के अंदर भी, इनको हम कहते हैं राबता नहरें। अंग्रेज़ी में पता नहीं क्या कहते हैं, राबता नहरें। तो राबता नहरों का काम क्या है कि ऊपर वाले दरिया से पानी इन्होंने नीचे वाले दरिया में डालना है। और ये जो नहरें होती हैं, तो आपने ये भी देखना है कौन कौन सी नहरें यहाँ से हम लोगों ने निकाली हैं एक दरिया से दूसरे दरिया के लिए। गॉट इट? ये बात समझ आ गई है? अब मैं आपको दरियाओं के बारे में अगर पूछूं तो हमने सबसे पहले क्या तैयारी करनी है? हमने ये देखना है कि इंडस रिवर कहाँ से निकलता है, कौन सी लेक से। फिर इस तरह से बाकी सारे रिवर्स को भी देखना है कि इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। सारे दरियाओं का पॉइंट ऑफ ओरिजिन देखना है। फिर देखना है ये कौन कौन से इलाकों से गुजर के और किस किस मुकाम पे जाके दरिया सिंध में गिरते हैं। जब ये देख लेंगे तो उसके बाद तीसरा काम आपने ये करना है, हर दरिया के ऊपर देखना है कौन कौन से डैम्स हैं, कहाँ पे हेडवर्क्स हैं, कहाँ पे बैराजेस हैं, और इनकी डैम जो भी है उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। हेडवर्क्स जो हैं इनके ऊपर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी पानी की स्पीड ज़्यादा होती है, दो दरिया मिल रहे होते हैं। तो अगर कोई हेडवर्क्स हैं जहाँ बिजली बनती है तो ये भी आपने देखना है। इस तरह जो बैराजेस हैं इनको भी आपने देखना है। बैराजों पर भी हम लोग जब नहरें निकाल रहे हैं तो पानी, इसका मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उससे बिजली बन सकती है। तो मुख्तलिफ बैराजों से जो यहाँ पे कितनी बिजली निकल रही है ये भी आपने देखनी है। ठीक है, हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, यहाँ पे हम बना रहे हैं इस जगह पे, क्या नाम है उसका, जिसका अभी इमरान खान साहब गए थे तामीराती कामों का जायज़ा लेने के लिए, PDA वालों ने का इफ्तिताह करने गए हैं। और जब उसकी तख्ती आई, प्लेट की तस्वीरें आई तो उस पर लिखा हुआ है
तामीराती कामों का जायज़ा। वो कौन सा जी? दयामर भाषा डैम। एक और डैम जो हमारे लिए यहाँ प्रॉब्लम का बाइस बना रहा है, वो इस जगह पे करके उसकी जगह बनती है, उसका नाम क्या है? कालाबाग डैम, मियाँ वाली के पास, ठीक है, नौशहरा और मियाँ वाली के दरमियान। इसी तरह से ये तो था हमारा जब दो मुल्कों के दरमियान फड्डा हुआ, तो उसको हल करने के लिए हमने क्या चीज़ साइन की है? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की ट्रीटी साइन की है। इसके मुकाबले में अब यहाँ पे हमारा इंटरनल प्रॉब्लम भी है। केपी ये कहता है कि मुझे पानी चाहिए, पंजाब कहता है मुझे पानी चाहिए, सिंध कहता है मुझे चाहिए, और ये कहते हैं मुझे पानी चाहिए। अब ये जो सारे यहाँ पे पानी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये जो पानी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इन पानी के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए चारों सूबों के दरमियान भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और उस एग्रीमेंट को कहते हैं हम इंडस वाटर अकॉर्ड। इंडस वाटर अकॉर्ड। और ये कब साइन हुआ? 1991 या 92 में साइन हुआ, 91 में ना। इंडस वाटर अकॉर्ड इज साइंड बिटवीन प्रोविंशियल यूनिट्स ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान में ये साइन हुआ है। इसकी वजह से एक इदारा वजूद में है जिसका नाम क्या है? इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। ये तो सारे दरिया हैं जो हमारे इंडिया की तरफ से आ रहे थे। कुछ दरिया ऐसे हैं जो हमारे अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, जैसे दरियाए काबुल, दरियाए सवात, दरियाए गोमल, दरियाए कुर्रम, ठीक है ना। इस तरह और भी दरिया हैं। इस तरह बलूचिस्तान में भी कुछ दरिया आते हैं इस साइड से। ये जो दरिया यहाँ से आ रहे हैं, इन दरियाओं के ऊपर अभी तक हमारा अफ़गानिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल डॉन ने लिखा था, डॉन पे किसी उसने लिखा था, ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड ने, उसने कहा देयर इज़ अ डायर नीड फॉर काबुल रिवर वाटर ट्रीटी, जो है ना, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, ऐसे काबुल वाटर ट्रीटी की भी ज़रूरत है जो काबुल रिवर के मुताबिक हो। तो काबुल रिवर के जो वाटर है इसके लिए, क्योंकि कल को अफ़गानिस्तान के साथ हमारी पानी के मसले पे जंग हो सकती है। पाकिस्तान आपको पता है 3rd मोस्ट स्कार्स कंट्री है पानी के मामले में, स्कार्सिटी के उन्वान से 3rd मोस्ट, जिसे कह लें कि ससेप्टिबल कंट्री है जिसके अंदर वाटर क्राइसिस आने के चांसेस हैं। ये हमारे दरियात। इसी तरह से आपने यहाँ से इंडियन जो अफ़गानी दरिया हैं जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, उन दरियाओं का भी आपने क्या करना है, ये सारे, अगर उस पर कोई डैम है, कोई हेडवर्क्स है, कोई बैराज है, तो वो आपने प्रिपेयर करना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं। ये हमारा आज का दूसरा हिस्सा था। पहले थे माउंटेन्स, दूसरे थे दरिया, तीसरे हिस्से पे आ जाए मेरे साथ। नहरें बता दी हैं, इंडस वाटर बता दिया। दो दरियाओं की दरमियानी सरजमीन को क्या कहते हैं? दोआबा। ये जो दोआबे होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं? हमारे पास एक दरिया ये है, एक दरिया ये है। इन दो दरियाओं के दरमियान जो थोड़ी सी यूँ करके ऊंची जगह होगी, यूँ, तो इसको हम कहेंगे दोआब। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं एलुवियन टेरेसेस, ठीक है ना। ये एलुवियल है या एलुवियन है, ये देख लीजिएगा। लेक्स जो हैं ये आपने सारी याद करनी है। सिंध के अंदर भी 2-3 लेक्स हैं, मानछड़ लेक है और एक इस तरह से और लेक है, इनके भी MCQs आते होते हैं। हब डैम जो है उसके भी MCQ आता होता है। वो कहाँ पे? अगला जो हमारा यहाँ पे आज का पार्ट है, जियोग्राफिकल फीचर है, उसे हम कहते हैं प्लेट्यू रीजन। मैंने आपको बता दिए माउंटेन, मैंने आपको बता दिए हैं रिवर, मैंने आपको बता दिए हैं प्लेन। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी प्लेट्यू है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि हमारा जो मुल्क है इसके नॉर्दर्न साइड पे पहाड़ हैं, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे पहाड़ हैं, फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान में वेस्टर्न साइड पे पहाड़ हैं। जहाँ पे भी पहाड़ होंगे उन पहाड़ों के साथ, पहाड़ तो आपको पता है सतह ज़मीन से ऊंचे ऊंचे होते हैं, और इनके साथ यहाँ पे कोई प्लेन या डेजर्ट होगा।
ये जो मैंने ब्लू में शो किया ये प्लेन या डेजर्ट। अब इन पहाड़ों के दरमियान, यहाँ पहाड़ों के और प्लेन के दरमियान में कुछ जगह ऐसी होंगी जो ना तो मुकम्मल प्लेन होंगी ना मुकम्मल वो पहाड़ होंगे, ना माउंटेन है ना प्लेन है। वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जगह हैं जहाँ पे आपके यानी कहीं जाएंगे तो खड्डे आ जाएंगे बहुत गहरे गहरे, और कहीं जाएंगे तो ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ढेर आ जाएंगे, पत्थरों के ढेर आ जाएंगे। इनको हम कहते हैं प्लेट्यू। पाकिस्तान में 2 प्लेट्यू हैं मशहूर, आल्दो के ये छोटे लेवल पे भी प्लेट्यू काउंट किए जा सकते हैं। जैसे गिलगित के अंदर एक है बड़ा मशहूर जगह द्योसाई, द्योसाई इज़ अ प्लेट्यू। इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो पहला प्लेट्यू इसका नाम है पोठोहार प्लेट्यू और दूसरे का नाम है बलूचिस्तान प्लेट्यू। पाकिस्तान में 2 बड़े प्लेट्यूज़ हैं, एक पोठोहार और दूसरा ये वाला। यहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ के जो रहने वाले लोग होंगे, उनका जो ज़्यादा गुज़र बसर होगा वो मादनियात पे होगा, क्योंकि ज़राअत बहुत अच्छी नहीं होती, या फिर ऐसी फसलों पे होगा जो फसलें बारिश के साथ उग जाती हैं। इनको एरिड रीजन्स भी कहते हैं। आपने देखा है पिंडी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वो एरिड इसलिए कहते हैं, बारानी इलाके हैं ये सारे ना, जो बारिशों के ऊपर काश्त होती है। यहाँ पे दरियाओं से नहरें निकाल के पानी पहुँचाना डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ वो जो उनका फिज़िकल फीचर है उनकी वजह से। ठीक है, ये 2 हमारे प्लेट्यूज़ हैं, इनके बारे में आपने देखना है कितना एरिया कवर करते हैं। और इसके अंदर अगर कोई सब पार्ट्स ऑफ माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे यहाँ पे पोठोहार प्लेट्यू में आपके साल्ट रेंज है, ठीक है ना, साल्ट रेंज, तो ऐसे आपने इनको थोड़ा सा देखना। अगली चीज़ जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आती है, तीसरी चीज़ है, वो है डेजर्ट। ये अंग्रेज़ी, ये डेजर्ट है, डिज़र्ट नहीं है। डेजर्ट जो होता है इसे आप उर्दू में सहरा कहते हैं, और खाने के बाद जो मीठी चीज़ होती है उसे डेजर्ट कहते हैं। ये जो डेजर्ट्स हैं, इन डेजर्ट्स में क्या होता है कि ऐसी जगह कि जहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है सालाना वो बहुत कम होती है, उसकी आपने अमाउंट देखनी है कितनी कम होती है, तो उसे हम डेजर्ट कहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो ज़मीन होगी जब उसके अंदर भी जो नमी का तनासुब है वो बहुत कम होगा, तो उसे हम डेजर्ट कहेंगे। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से डेजर्ट्स हैं? हमारे यहाँ पे पहला डेजर्ट्स है जो हमारा डेजर्ट है, ये इससे थोड़ा सा नीचे उतरे पहाड़ों से, तो डेरा इस्माइल खान, बक्कर और जंग के दरमियान एक डेजर्ट है जिसको आप कहते हैं थल डेजर्ट कहते हैं। यस, थल। डिस्ट्रिक्ट लिया, डिस्ट्रिक्ट जंग, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट ऊपर बक्कर, इनके दरमियान वाला जो रीजन है, खुशाब आता है बेसिकली उसके अंदर, पोठोहार के अंदर, इसके दरमियान जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? थल डेजर्ट। ठीक है, थल। इसके बाद यहाँ पे बहावलपुर के साथ हमारे पास एक डेजर्ट है, इसका नाम क्या है? शाबाश। इसका नाम है यहाँ पे थल, इसका नाम क्या है? चौलिस्तान। तीसरा डेजर्ट हमारे सिंध के बॉर्डर पे है जो इंडिया में भी फैला हुआ, इसका नाम क्या है? थर। रोही किसका नाम है? रोही। रोही चौलिस्तान का निकनेम है, चौलिस्तान का दूसरा नाम रोही है। ठीक है जी, ये 3 डेजर्ट्स हैं, थल, चौलिस्तान और थर। इसके अलावा दुनिया में एक बहुत बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? वो यहाँ पे है स्कर्दू के अंदर, वहाँ पे अब जीप रैली भी होती है, जीप रैली होती है स्कर्दू में ना, कोल्ड डेजर्ट है। चौलिस्तान में भी होती है, थल में भी होती है, अब लिया में भी हुई है जीप रैली ना पिछले साल। अगला डिवीजन जो बनना है ना, लिया ने जब डिवीजन बनना है तो उसका नाम लोगों ने निकनेम थल डिवीजन रखना है। स्कर्दू में वहाँ पे जो नमी का तनासुब है ना ज़मीन में वो बहुत कम है, इसलिए उसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। बर्फ़बारी वहाँ पे शायद नहीं होती है, कोई पता नहीं क्या उसका, मुझे नहीं आइडिया जियोग्राफिकल फीचर क्या मामला। अलबत्ता कोल्ड डेजर्ट कहते हैं उसे। पाकिस्तान के अंदर वाहिद जगह यूँ समझ लेंगे, वाहिद तो नहीं, खैर कोल्ड डेजर्ट जो है ना यहाँ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता। यहाँ पे जीप रैली में आपको बता रहा था हुई थी, वो बलूचिस्तान के एक रिटायर्ड पुराने CM थे, उनका भाई जीता था, मक्सी कह रहे थे उसको, नादिर मक्सी, ये MCQ में आ सकता, नादिर मक्सी का नाम। ठीक हो गया। ये आपके
क्या चीज़ें आ गई हैं, डेजर्ट्स आ गए हैं। अब मैंने ये आपको बता दिया कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर प्लेट्यू भी है, तो बलूचिस्तान के अंदर सहरा भी है। बलूचिस्तान के सहरा का क्या नाम है, खारान डेजर्ट। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा इंडस रिवर था, जब ये पंजाब के ज़िला राजनपुर में सारे दरिया आके इसमें गिर जाते हैं पीछे से आके, तो फिर ये एक ही दरिया बन जाता है और जाके यहाँ पे ये बहेरा अरब में गिरता है। कहाँ पे, बहेरा अरब में। राजनपुर के अंदर आगे जगह कोट मिठन, वहाँ पे मिलते हैं राजनपुर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है सखर। सखर का आपने बैराज तस्वीरों में देखा होगा, बहुत खूबसूरत बैराज है। सखर पे एक बैराज है। बैराज का क्या काम होता है, नहरें निकालना। बैराज ऐसी जगह जहाँ से नहरें, तो सखर से हम नहरें निकालते हैं बलूचिस्तान के लिए भी और यहाँ पे सिंध के लिए भी। ठीक है, सखर से हम नहरें निकालते हैं बलूचिस्तान के लिए भी और इसके लिए भी। सबसे बड़ा भी है और ओल्डेस्ट भी है। सबसे बड़ा तो ऑटोमेटिकली होगा ना, सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पे आके इसमें आएगा, तो फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा ऊपर दरियाओं से वो आता हुआ। 5 दरियाओं का पानी यहाँ जमा हो गया। आपका ये जो सिंध है, इस सिंध के अंदर फिज़िकल जियोग्राफी में जो चीज़ रह गई है वो आपने वो 2-3 लेक्स है, मेंचर लेक्स है और एक और लेक है, मानछड़ या मेंचड़ कहते हैं उसे सिंधी ज़ुबान में, तो वो लेक है। इसी तरह से ये आपका सिंध हो गया। ये थी आपकी फ़िज़िकल जियोग्राफी। अच्छा, यहाँ पे आपके बहेरा अरब है। बहेरा अरब में पानी गिरने से पहले ये जो पानी होता है ना, ये मुख्तलिफ छोटी छोटी इस तरह से डेल्टास बन जाते हैं, मुसल्लस बन जाती हैं यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं कि ये इंडस रिवर डेल्टास हैं, क्योंकि पानी एकदम से जितनी स्पीड से आ रहा है जाके समंदर में गिरेगा ना तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नेचर ने क्या किया, इसको मुख्तलिफ छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। और ये जो ब्रांचेस हैं ना, इन ब्रांचेस में जब डिवाइड हुए तो डिवाइड होने से क्या हो गया है कि बहरा अरब में मुख्तलिफ जगहों पे जाके थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा। तो यहाँ पे जो हमारा ये इलाका बना ना, इस इलाके को हम इंडस रिवर डेल्टा कह सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे एक डॉल्फिन होती है, वो जिसे आप ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं, वो ब्लाइंड डॉल्फिन जो है वो क्या है, सब यहाँ पे सिर्फ पाई जाती है पूरी दुनिया में। ठीक है जी, ये नापैद होने वाली है, नियर टू एक्सटिंक्शन है, तो इसको फिर हमने वो डिक्लेयर किया। और क्या बात बताने वाली है, फ़िज़िकल जियोग्राफी में तकरीबन यही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। अपने नोट्स आपने खुद बनाने हैं, ये सिर्फ इसका एक ओवरव्यू आपको मिल गया। इसके बाद आ जाए मेरे साथ पॉलिटिकल जियोग्राफी पे, पाकिस्तान अफेयर्स का पॉलिटिकल जियोग्राफी। पॉलिटिकल जियोग्राफी, हमारा जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के अंदर ये एक फेडरेशन है। पाकिस्तान का एक फेडरेशन है। इस फेडरेशन के अंदर 4 इसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जिनका नाम क्या है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी। आप मुझसे सवाल करेंगे, यहाँ पे एक इलाका था जिसे आप कहते थे फाटा, यहाँ पे एक इलाका है जिसका पुराना नाम था फाना और मौजूदा नाम क्या है, गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ पे एक इलाका है जिसे आप इस्लामाबाद कहते हैं, और यहाँ पे एक इलाका है जिसे आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे, 1 टेरिटरी और 2 ऑटोनोमस रीजन्स हैं। सेमी ऑटोनोमस क्या है, सूबाई स्टेटस नहीं मिला।
सूबाई स्टेटस तब मिलेगा जब आपके आइन में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के 5 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। और अभी तक भी गिलगित बल्तिस्तान वाले जो हैं वो पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ इनके इलेक्शन नहीं होते। ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, ना गिलगित बल्तिस्तान की ना कश्मीर की। ये जो इलाका है इतना हिस्सा, इस हिस्से को हमने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कोई नुमाइंदगी नहीं दी हुई। उसकी वजह क्या है वो जब आप कश्मीर इशू पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी उसकी क्या वजह। 2009 में जो इसे स्टेटस मिला है वो मैंने बताया प्रोविंस, स्पेशल स्टेटस ऑफ प्रोविंस, प्रोविंस नहीं स्पेशल स्टेटस टू प्रोविंस। ये सारी चीज़ें इसकी जो होंगी वो प्रोविंस के मुताबिक होंगी, लेकिन ये प्रोविंस नहीं होगा। ये 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ। यहाँ पे आपके पास 4 सूबे हैं और चारों सूबों के अंदर इस वक्त 4 सूबों के बाद यहाँ पे किया जिसे आप ICT कहते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। हमारे मुल्क के अंदर जो फेडरेशन है ये यूनिटरी स्टेट नहीं है। फेडरेशन ऐसे ही मुल्क को कहते हैं कि जहाँ पे जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं इन्होंने आपस में मिलके एक मुल्क बनाया होता, फेडरेटिंग यूनिट्स ने मिलके। जैसे ईरान है ना, ईरान इज़ नॉट अ फेडरेशन, कि ईरान सदियों से चलता आता हुआ एक मुल्क है, ठीक है। ईरान अपनी मर्ज़ी से जाहिदान को तोड़ के उसके 4 सूबे बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो फेडरेशन है इसके अंदर 1 2 3 4 और प्लस जो उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इन स्टेट्स के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ और उस एग्रीमेंट के तहत ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने ये किया। हम कहते हैं ना कश्मीर के राजा ने इंडिया के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया, बहावलपुर के राजा ने, नवाब ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया। तो ये फेडरेटिंग यूनिट्स थे सारे। सो ये बात आपको समझ में आई कि ये जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं इनसे मिलकर फेडरेशन बनती है। फेडरेशन के अंदर असूली तौर पे ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो किसके पास होने चाहिए, सूबों के पास या फेडरेटिंग यूनिट्स के पास। 2 हिस्से होते हैं इसके। नंबर 1 फेडरेशन जो इस्लामाबाद में बैठी है फेडरेशन, दूसरे क्या हैं फेडरेटिंग यूनिट्स। 18वीं तरमीम के बाद ये जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं इनको इख्तियारात ज़्यादा मिले हैं। इससे पहले किसके पास इख्तियारात थे? ये इख्तियारात लफ्ज़ आप सुनते हैं, इख्तियारात से मुराद क्या है? इख्तियारात से मुराद ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम कोई भी जो मुल्क होता है उस मुल्क के अंदर जो महकमे होते हैं, जो महकमे या वजारतें होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं। महकमे 3 तरह के होते हैं। पहले को हम कहते हैं सेंट्रल सब्जेक्ट्स। ये या सब्जेक्ट से लफ्ज़ का मतलब इख्तियार है, मजमून नहीं है सब्जेक्ट का मतलब। दूसरे होते हैं यहाँ पे प्रोविंशियल, और तीसरी होती है कनकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट या फेडरल लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। 3 लिस्टें होती हैं महकमों की। अब ये बताएं क्या सूबों को इजाज़त है कि वो अपनी आर्मी बना सकें? नहीं इजाज़त। तो क्या है, आर्मी क्या है आपकी सेंट्रल लिस्ट में आएगी। क्या सूबों को इजाज़त है कि वो अपनी खुद से टिकट्स जारी कर सकें? नहीं। वो जो आपका पाकिस्तान पोस्ट है वो किसके अंडर आएगा? रेलवे जो है वो किसके अंडर आएगी? सेंट्रल के अंदर आएगी, ठीक है। इसी तरह से आपके जो फॉरेन पॉलिसी है वो सूबे नहीं बना सकते, वो किसके पास आएगी? सेंट्रल लिस्ट में। जो आपके CSS के 12 डिपार्टमेंट हैं ये सारे के सारे सेंट्रल लिस्ट में आएंगे। और उसके बाद आता है आपकी कनकरेंट लिस्ट। ऐसे महकमे कि जिनकी फेडरेशन को भी ज़रूरत है और जिनकी नीचे हमारे सूबों को भी ज़रूरत है, इसको हम कहते हैं कनकरेंट लिस्ट। तीसरी लिस्ट होती है प्रोविंशियल लिस्ट, जैसे हेल्थ है। तो ये अगर ये कोई कहे ना कि सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर एक जो है ना 6 साल का बच्चा जो है वो वैक्सीन ना मिलने से मारा गया, तो अब यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे ये कहा जाता है जी वैक्सीन ना मिलने से मारा गया है, तो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट के पार्टी के मेंबर्स होंगे वो प्रोपेगेंडा करेंगे कि रिस्पॉन्सिबल इज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि जो सेहत है वो क्या है? प्रोविंशियल इशू है, ठीक है। सेहत प्रोविंशियल इशू है। अगर कोई बंदा किसी सूबे के अंदर मारा जाए, या जिस तरह से देखा उन्होंने कि वो एक खातून थी उसने चिंची रिक्शे में बच्चे को जन्म दे दिया, तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सूबा। लेकिन एक मसला ये है कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट होके आती हैं
वैक्सीन के ऊपर हम सिंध को क्यों ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते? क्योंकि जो चीज़ें एक्सपोर्ट होकर आती हैं वो किसकी ज़िम्मेदारी होगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसकी ज़िम्मेदारी है? सेंट्रल की। कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप किसका है? सेंट्रल ग्रुप है ना यहाँ पे। तो ये जो सेंट्रल था इसकी ज़िम्मेदारी है कि इनफ वैक्सीन बाहर से मंगवाए, अलाउ करे, और वो फिर सूबों को सूबे आगे ख़रीदें, या मसलन वो उनको अलाउ करे या कुछ भी करे। तो वो अलाउ नहीं किया हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कम मिकदार में आ रही है, जिस वजह से यहाँ पे सूबों में वो कुत्तों को काटने में से वो जो वैक्सीन वाला प्रॉब्लम है वो आ रहा है। बहरहाल ये आपकी क्या आ गई? प्रोविंशियल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो थी ये हमने 18वीं तरमीम में ख़त्म कर दिया। और हमने क्या, कंकरेंट लिस्ट जो है ये सारी की सारी कहाँ जाएगी? प्रोविंसेस के पास जाएगी। 18वीं तरमीम के अंदर अगर कोई ये कहे कि सूबों को इख्तियारात ज़्यादा दे दिए, फ़लाँ कर दिया, तो मैं उसकी बात को नहीं मानता। सिर्फ जो एक ही एतराज़ 18वीं तरमीम पे किया जा सकता है मेरी नज़र में, वो कंकरेंट लिस्ट का ख़ात्मा है, जिसकी वजह से क्या हो गया? सूबों के दरमियान और फेडरेशन के दरमियान जो एक वो लिंक था वो वीक हो गया। जो सूबे जो चीज़ें जैसे हेल्थ है, अब जैसे पेंडेमिक आई है तो NDMA के चेयरमैन जो है वो ठीक कहता है यहाँ पे, दो के वो क्या वजह क्या? कंकरेंट लिस्ट ख़त्म हुई है। दो कि मैं आर्मी के रोल इन पॉलिटिक्स के शदीद खिलाफ हूँ, लेकिन उसकी ये बात ठीक है, कंकरेंट लिस्ट के ख़त्म होने से जो सूबों के और फेडरेशन के दरमियान ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये वीक हो गए हैं। तो ये आप इसको समझ लें, ये हमारे मुल्क के इख्तियारात की जंग है। तो यहाँ पे इख्तियारात जो हैं वो किसके पास हैं? इस्लामाबाद के पास हैं। ठीक है, नंबर 1 ये। नंबर 2, ये जो हमारे सूबे हैं, हमारे मुल्क का जो स्ट्रक्चर है 1973 के आइन के मुताबिक, वो आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री वाले पोर्शन में पढ़ लिया कि हमारे यहाँ पे एक सेनेट है, एक कौमी असम्बली है जिसको आप लेजिस्लेचर कहते हैं, और उस लेजिस्लेचर में से एक वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है, MNA जो होता है वज़ीर-ए-आज़म, और वो फिर अपनी काबीना बनाता है सेनेट और असम्बली से मिला के दोनों जगहों से, प्लस मुशीर लेता है जिन्हें आप टेक्नोक्रेट्स कहते हैं, और फिर वो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसे आप फेडरल एग्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, एग्जेक्टिव कहते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास अदलिया होती है। अदलिया जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पे है? इस्लामाबाद में, और हर सूबे के अंदर उसकी रजिस्ट्री हैं, ब्रांचेज़ हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे मुल्क का कंट्रोल है, नेक्स्ट आ जाता है सूबे पे। मैं सूबा यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ कि सूबे का कंट्रोल कैसे चलता है। हम चूँकि फेडरेशन बन गए हैं, तो बीइंग पॉपुलेशन ऑफ अ फेडरेशन, हम लोगों ने अपने सारे इख्तियारात उठा के दे दिए सेंट्रल लेजिस्लेचर को। सेंट्रल लेजिस्लेचर में 3 चीज़ें आती हैं। पार्लियामेंट के 2 हिस्से कौन कौन से हैं? नंबर 1 नेशनल असम्बली, नंबर 2 सेनेट, और नंबर 3 प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट होता है ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट सूबे में नामजद करता है किसको? गवर्नर को। गवर्नर जो होता है इसकी ये सूबे का सरबराह होता है। सुने, सूबे का सरबराह कौन है? गवर्नर है। मुल्क का सरबराह कौन है? सदर है। जैसे सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म होता है ना, चीफ एग्जेक्टिव, ऐसे ही गवर्नर के साथ, गवर्नर के नीचे कह लें, गवर्नर के साथ, गवर्नर से जो इख्तियारात लेता है उसका नाम है चीफ एग्जेक्टिव। गवर्नर जो है पूरे सूबे का सरबराह है। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 आता है आपका वज़ीर आला, और नंबर 2 आपकी सूबाई असम्बली, लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं। वज़ीर आला और सूबाई असम्बली। सूबाई असम्बली का कौन प्रेसिडेंट होता है? स्पीकर ऑफ द असम्बली। ठीक है, पंजाब में परवेज़ लाई, आपने याद करने हर सूबे में। ये जो वज़ीर आला होता है इसके नीचे वज़रा होते हैं, और ये जो वज़ीर होते हैं इनके साथ साथ एक सीनियर वज़ीर होता है। अगर वज़ीर आला मुल्क से बाहर चला जाए, फौत हो जाए, बीमार हो जाए, छुट्टी पे चला जाए, उसकी जगह पे वज़ीर आला कौन बनेगा? सीनियर वज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीनियर वज़ीर होगा और यहाँ पे वज़ीर होगा, वज़ीर जो होता है इसके नीचे महकमा होगा, वजारत नहीं होती। सूबे के अंदर वजारत नहीं कहा जाता, बल्कि वज़ीर किस चीज़ का इंचार्ज होता है? महकमे का। इस वज़ीर के नीचे होता है एक अदद सेक्रेटरी हर महकमे का। ठीक है जी, वज़ीर के नीचे क्या होता है? सेक्रेटरी।
और वज़ीर आला के अंडर यहाँ पे एक होता है चीफ सेक्रेटरी। अब ये जो सेक्रेटरी होता है किसी भी महकमे का, ये चीफ सेक्रेटरी को भी जवाबदेह होता है और ये वज़ीर को भी जवाबदेह होता है। किसी भी महकमे का जो वज़ीर होगा उसका वो किसको जवाब दे, वो उसके नीचे कौन होगा, सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी दो बंदों को जवाब दे, वज़ीर को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी। ये जो वज़ीर आला है ये अपने वज़ीरों से भी पूछ सकता है और चीफ सेक्रेटरी से भी पूछ सकता है ये बात कैसे चल रही है। सूबे का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कौन है, वज़ीर आला है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कौन है, चीफ सेक्रेटरी। आमतौर पे CSS करके DMG ग्रुप वाले आते हैं, अलबत्ता PMS वाले भी आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, मैंने कहा कभी आए नहीं हैं PMS वाले। ये जो सेक्रेटरी होता है इसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होता है। एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे आमतौर पे डिप्टी सेक्रेटरी होता है। डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे सेक्शन ऑफिसर होता है। अच्छा, ये जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना, इसके नीचे कमिश्नर्स भी होते हैं, सूबों के कमिश्नर्स। कमिश्नर के नीचे क्या होता है, DC। DC के नीचे क्या होता है, AC। ये जो AC और SO हैं ये आपके PMS एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं आमतौर पे, या CSS के थ्रू। AC और SO प्रमोशन के थ्रू भी आते हैं, तहसीलदार प्रमोट होकर भी AC बनते हैं और SOs भी आते हैं, वो सारा कुछ। तो ये आपका हायरार्की है पाकिस्तान की, पंजाब की या सूबों की ये हायरार्की होती है। सबसे पहले फिर AC कहाँ पे आमतौर पे होता है, तहसील लेवल पे। DC ज़िला लेवल पे, ये डिवीज़न लेवल पे। और हर डिवीज़न का जो कमिश्नर होता है वो किसको जवाब देगा, चीफ सेक्रेटरी को। ऐसे अलबत्ता इनका अपना डिपार्टमेंट भी, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये था हमारी यहाँ पे इसकी यूँ समझ लें पॉलिटिकल जियोग्राफी या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, ये है। अब हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले नीचे क्या होती है, यूनियन काउंसिल होती है। यूनियन काउंसिल के नीचे क्या होती है, ऊपर तहसील, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट, के बाद डिवीज़न, और फिर प्रोविंस, और फिर फेडरेशन। ये हमारे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है। सबसे नीचे यूनियन काउंसिल, उसके ऊपर तहसील, तहसील के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिवीज़न, डिवीज़न के ऊपर प्रोविंस, प्रोविंस के ऊपर फिर फेडरल लेवल हमारा। ये हमारे मुल्क की हायरार्की है। कोई सवाल है तो कर ले, नहीं तो छुट्टी करें।